गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या चीज है? चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी अर्थ सूरज से एक ऑप्टिमम दूरी पर है। उसका जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिमम है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स या 150 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ सूरज से दूर है और ये एक ऑप्टिमम दूरी है। इसी ऑप्टिमम दूरी की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर, एक राइट टेम्परेचर मेंटेन है, जबकि जो इसके इंटीरियर में प्लैनेट्स हैं, अर्थ के ऑर्बिट के इंटीरियर में जो प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, वो ज्यादा पास हैं सूरज के, जिसकी वजह से वो बहुत गर्म है। जबकि अर्थ के जो आउटर में जो प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये दूर हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ठंडे हैं। तो अर्थ की सन से एक ऑप्टिमम दूरी है, जिसकी वजह से एक राइट टेम्परेचर अर्थ पे मेंटेन्ड है और इसी राइट टेम्परेचर की वजह से अर्थ में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये जो एयर है इट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन, हीलियम और भी बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है इन गैसेस की वजह से है। एक तरह का एनवलप है जो अर्थ को सराउंड कर रहा है। And it is a combination of optimum temperature and enough gravity. देखिए समझते हैं, अर्थ से सूरज की दूरी एक राइट ऑप्टिमम दूरी है, जिसकी वजह से एक राइट टेम्परेचर इसमें मेंटेन्ड है और इसी की वजह से अर्थ में एटमॉस्फेयर है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के या खींच के रखने के लिए अर्थ की ग्रेविटी का होना भी बहुत जरूरी है। तो इसका दोनों का दूरी सन से अर्थ की राइट टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बना रहता है और एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखने के लिए अर्थ की ग्रेविटी का होना बहुत जरूरी, राइट ग्रेविटी का। तो बैलेंस ऑफ राइट टेम्परेचर एंड ग्रेविटी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ में। अगर ग्रेविटी कम होगी तो एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन हो जाएगा, उड़ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर इसका डिस्टेंस भी कम हो गया तो ज्यादा गर्म हो जाएगा और सारी गैसेस उड़ के चली जाएंगी। So it is a right balance of temperature and the gravity of the earth that makes the atmosphere on our earth. इसी एटमॉस्फेयर की वजह से लाइफ फॉर्म्स हमें अर्थ में देखने को मिलती हैं, चाहे प्लांट्स के फॉर्म में हो, एनिमल्स के फॉर्म में हो, एक्वाटिक एनिमल्स के फॉर्म में हो या फिर ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में हो। ये एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइफ फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है, इसकी हम तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सूरज की रोशनी बनी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है। वो डीएनए, ह्यूमन बॉडी के डीएनए को मैनिपुलेट, डैमेज कर सकती हैं, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो कि इसको आने से रोक देती है, काफी हद तक इसको रोक देती है, इसको ट्रैप कर लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है, स्पेस में भेज देती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक तरह से हमारा एटमॉस्फेयर फिल्टर कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए फिल्टर। जबकि हम बात करें विजिबल रेज की, विजिबल रेज को ये एटमॉस्फेयर हमारा आने देता है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ये पर्टिकुलर बैंड है एनर्जी का, जिस बैंड को लेके हमारी आईज सेंसिटिव है। हम लोग करोड़ों अरबों साल से इवॉल्व होते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे जब हमारी आंखें विकसित हुई तो इस बैंड को लेके, इस बैंड के प्रति वो सेंसिटिव हो गई और इस बैंड में उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इस बैंड को हम विजिबल रेज या विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की। इंफ्रारेड रेडिएशन की ये खासियत है, इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। ये जहां पे जाती हैं उस एरिया को, उस रीजन को, उस एटमॉस्फेयर को ये हीट करना स्टार्ट कर देती है। जो हमें गर्मी का, गर्माहट का एहसास होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस को थोड़ा और समझते हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से पास होती हुई धरती से टकराती है तो कुछ हिस्सा धरती इसका एब्जॉर्ब भी कर लेती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की कोशिश करती है, कुछ गैसेस इसको बाहर नहीं जाने देती, उसको ट्रैप कर लेती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस
इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती। अब हमने देखा इंफ्रारेड रेडिएशंस का हीटिंग इफेक्ट होता है। जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं जा पा रही तो ये आसपास के एटमॉस्फेयर को, यानी कि हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म करना स्टार्ट कर देती है, और इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जो गैसेस इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, में ग्रीन हाउस नाम किस तरीके से पड़ा, इसको भी समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस है, इट इज मेड ऑफ ग्लास रूफ एंड ग्लास वॉल्स। ये इसलिए बनाया जाता है, कोल्ड रीजन्स में प्लांट्स को गर्माहट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो प्लांट्स को इस ग्रीन हाउस में, जो कि शीशे का बना होता है, उसमें रखा जाता है ताकि वो सूरज की रोशनी उसमें पड़े, ट्रैप हो जाए और इनको गर्माहट मिलती रहे और ये ग्रो करने लग जाए। और ये सेम फिनोमिना हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। जस्ट लाइक ग्लास, द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, thus making it possible to life exist। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जो कि बहुत जरूरी है लाइफ फॉर्म्स के लिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -18 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ हर एक रीजन का, कहीं पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे -20 है, उन सब का अगर हम एवरेज लें, ग्रीन हाउस गैसेस अगर ना हो तो अर्थ टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म पॉसिबल है अर्थ पर। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमने बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन साथ में इट वाज एन एरा ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम, इनका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज हुआ, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा एमिट होना स्टार्ट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, ये गैसेस रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। और इतनी ज्यादा जब ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुई एटमॉस्फेयर में, तो इन्होंने ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारी धरती का जो है टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर एंड दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से, और इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरे को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें, इन द लास्ट 140 years the average temperature of the earth has increased over 1 degree Celsius। पिछले 140 सालों में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इतना क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से हमारी अर्थ, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे क्लाइमेट पे काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। ड्राउट्स काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो गए हैं पहले के मुकाबले। फ्लड्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पोल्स में ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और हमें फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। माइग्रेशन हो रहा है बर्ड्स, एनिमल और ह्यूमंस का। जो एरियाज सी लेवल के बढ़ने से पानी के अंदर डूब गए हैं, वहां पे पहले जो लोग रहते थे, अब वो माइग्रेट हो रहे हैं दूसरी जगहों पर। जहां पे सूखा पड़ रहा है, वहां पे पक्षियों को, एनिमल्स को पानी नहीं मिल रहा, इवन ह्यूमंस के पास पानी नहीं, तो वो भी माइग्रेट हो रहे हैं दूसरी जगहों पर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया इसमें इफेक्टेड नहीं है, पूरी अर्थ को ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये इफेक्ट देखते हुए, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए
जो लीडिंग कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड नेशंस थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है अमंग डेवलप्ड नेशंस, जो कि इस ट्रीटी में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे विल मेक एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करेंगे ये पिछले लेवल्स के मुकाबले बाय अडॉप्टिंग इनोवेटिव मेजर्स, बाय अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, और जितने भी मेजर्स, जितने भी दूसरे ऑल्टरनेटिव हो सके उसको अडॉप्ट करेंगे ताकि एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम हो सके हमारी अर्थ में, और ये कैलेमिटीज को हम अवॉइड कर सकें, मिटिगेट कर सकें। खैर ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि हम खुद किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? वी कैन प्लांट मोर ट्रीज। आपके आसपास अगर जो एरिया है वहां पे आप ट्री उगा सकते हैं, अपने घर के आगे आप ट्री उगा सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। ट्री जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ट्रीज हमारी मदद करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करने में। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर सिस्टम आप अपने घर में लगा सकते हैं जिससे आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जिसमें सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता। इसमें अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं तो एक तरीके से आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब मान लेते हैं कि आपका जो काम है बिना व्हीकल के नहीं चल सकता, आपको ऑफिस जाना है, उधर से फिर वापस आना है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डेट में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप यूज करेंगे तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है कंपैरेटिवली जो व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल पर रन करते हैं। तो इस तरीके से आप कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चूज करते हैं अपने कम्यूट करने के लिए। यूज ऑफ बाइसिकल, अगर आपको पास में कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, तो बजाय अपनी कार निकालने के आप बाइसिकल का यूज कर सकते हैं। दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। आप बाइसिकल यूज कर रहे हैं, कोई कार्बन एमिशंस नहीं हो रहे, और साथ में यू एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, कई ऐसे अप्लायंसेस जो पुराने हैं, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और ये एनर्जी हमें ग्रिड से आ रही है, और ग्रिड की एनर्जी फॉसिल फ्यूल को बंद करके आ रही है। तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज, अप्लायंसेस यूज करेंगे जो जिनकी स्टार रेटिंग अच्छी है, वो कम एनर्जी, कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं, और फाइनली हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। जो पुराने अप्लायंसेज हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हटा के हम एनर्जी एफिशिएंट, अच्छी रेटिंग वाले हम एनर्जी अप्लायंसेज। रिड्यूस द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, अगर आपके घर में एयर कंडीशन है, ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कोशिश करें उसका यूज है उसको हम रिड्यूस कर सकें। किस तरीके से? एक ऐसी जगह कॉमन प्लेस में लगाएं जहां पे सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ इकट्ठे बैठ सकें और एयर कंडीशन को, उसकी हवा ले सकें, ताकि कम टाइम में उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे व्हीकल्स हैं अगर वो डीजल और पेट्रोल के हैं, कोशिश करें उसका कम से कम यूज करें, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी उसको हम यूज में लाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।